Hello dear students, welcome to Career Planet. Myself Shaili Gurwani, your chemistry lecturer, and we are doing our board practice. So बच्चों, बोर्ड प्रैक्टिस में आज हम पहुंच गए हैं वर्कशीट 8. चैप्टर हमारा रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमारी प्रॉब्लम्स. सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन अ जिंक पॉट, गिव रीजंस. अब आपको थ्योरी में एक्सप्लेन करना है कि आप कॉपर सल्फेट को जिंक पॉट के अंदर स्टोर कर सकते हैं क्या. मतलब अगर मैं एक जिंक का कंटेनर बना दूं, ठीक है, और बच्चों इसमें मैं रख दूं कॉपर सल्फेट, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कॉपर सल्फेट को जिंक के अंदर रख दें? अब देखो, सिंपल सा आंसर देना है तो मैं कह दूं जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा. जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, है ना. तो आपने रखा है कॉपर सल्फेट, मतलब कॉपर +2 है ना, सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है. और जिंक क्या है? तो जिंक का पॉट है, मतलब जिंक सॉलिड स्टेट में. लेकिन जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर +2. तो हम कहेंगे भाई जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. और अगर जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कॉपर +2 को उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. तो फाइनल जो आंसर होगा दैट विल बी जिंक +2 एक्वस एंड कॉपर सॉलिड. ठीक है, तो बच्चों अगर ये रिएक्शन होती है तो हम इसका E0 सेल चेक कर लेते हैं. तो भाई इस रिएक्शन को मुझे देख के क्या लग रहा है कि अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो E0 सेल, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? तो मैं कह रही हूं जिंक +2, ठीक है. और रिडक्शन किसका हो रहा है बच्चों? तो मैं कहूंगी भाई E0 कॉपर +2 कॉपर, ठीक है. तो Zn +2 में ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कॉपर +2 कॉपर में रिड्यूस्ड हो, ठीक है. अब बच्चों SRP वैल्यू चेक कर लेते हैं, है ना. अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें SRP वैल्यू याद होनी चाहिए. तो बच्चों E0 जिंक +2 जिंक, डेनियल सेल तो हम सब ने पढ़ा है. तो डेनियल सेल के अकॉर्डिंग अगर हम डेटा देखें तो जिंक का SRP है 0.76 वोल्ट और कॉपर +2 का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट, ठीक है. कम से कम ये दो डेटा तो बच्चों आपको याद होने चाहिए. नाउ E0 सेल, तो बच्चों E0 सेल Zn +2 में कन्वर्ट हो रहा है. आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल है, यू नीड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो साइन चेंज कर दो तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा. सो दिस विल बी 0.76. और कॉपर +2 कॉपर का जो SRP है दैट इज 0.34. तो हमारा जो आंसर बन रहा है दैट इज 1.10 वोल्ट, ठीक है. ये आंसर आ रहा है हमारा 1.10 वोल्ट. अब हुआ क्या? तो भाई अगर ये रिएक्शन होती है तो E0 सेल पॉजिटिव है, और बच्चों E0 सेल पॉजिटिव है तभी तो डेल्टा G नेगेटिव होगा और रिएक्शन प्रोसीड होगी, ठीक है. तो आपको सिर्फ इतना बताना है, सिंस E0 सेल इज पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है उसके लिए E0 सेल क्या आ रहा है? पॉजिटिव. सो दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, मतलब आपको एफर्ट्स नहीं लगाने बच्चों, ये रिएक्शन अपने आप हो जाएगी. बस अगर आपने एक बार रख लिया जिंक पॉट के अंदर किसको? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को, तो ये रिएक्शन होगी. आपको एफर्ट्स नहीं लगाने कुछ ही, बस आप डाल दो उसको. अब तो देखो कॉपर +2 कॉपर में बदलेगा, यानी बच्चों ये जो कॉपर है ना ये डिपॉजिट होगा यहाँ पे, तो कॉपर बन जाएगा, ठीक है. तो ये यहाँ नीचे जो है यहाँ कॉपर हो जाएगा, और ये जो सॉल्यूशन है यहाँ आपके पास Zn +2 आ जाएगा, तो ये तो ZnSO4 हो जाएगा. तो गड़बड़ हो गया, मैंने तो कॉपर सल्फेट डाला था और ये देखने में लग रहा है कि भाई ZnSO4 सॉल्यूशन में, तो सारा क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा. तो हम कहेंगे नहीं भाई, इसलिए तो हम इसको इस तरह से तो हम इसको स्टोर नहीं कर सकते. सो लास्ट लाइन जो आपको लिखनी है वो आपको बताना है, सो दैट वी कांट स्टोर कॉपर सल्फेट इन जिंक कंटेनर. हम जिंक कंटेनर में कम से कम कॉपर सल्फेट को स्टोर नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू SRP वैल्यूज. क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, कंसल्ट द टेबल ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
and suggest 3 substances that can oxidize ferrous iron under suitable condition. तो बच्चों यहाँ एक डेटा आपको देना चाहिए एग्जामिनर को, या सारे डेटा अवेलेबल हो तो और इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। तो देखो फेरस आयन, बच्चों फेरस जो है वो फेरिक में कन्वर्ट हो, या फेरिक का फेरस में जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज 0.77 वोल्ट, ठीक है। तो इसका जो एसआरपी है दैट इज 0.77 वोल्ट। तो मुझे ऐसा सब्सटेंस ढूंढना है जिसका एसआरपी 0.77 वोल्ट से क्या हो ज़्यादा, क्योंकि अगर उसका एसआरपी ज़्यादा है तो वो रिड्यूस होगा और इसको क्या होना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज। और हम यही तो सर्च कर रहे हैं कि ऐसे 3 सब्सटेंस आप सर्च करो जो फेरस आयन को क्या करें, सुटेबल कंडीशन में ऑक्सीडाइज करें। तो बच्चों इसका ऑक्सीडेशन कब होगा, जब दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन होगा। तो भाई ग्रेटर द एसआरपी ग्रेटर विल बी सेल्फ रिडक्शन, है ना, और खुद का रिडक्शन होगा तभी तो तुम क्या करोगे, दूसरे को ऑक्सीडाइज करोगे, ठीक है। तो अब ऐसा कौन पॉसिबल है, तो देखो अगर Ag प्लस Ag में कन्वर्ट होता है तो बच्चों उसका एसआरपी होता है 0.80 वोल्ट, तो इससे तो ज़्यादा ही है, ठीक है। तो एक सब्सटेंस कौन सा हो गया, तो मैं कहूँगी भाई Ag पॉसिबल है। सिमिलरली बच्चों ब्रोमीन, या मैं ऐसे लिख देती हूँ, ब्रोमीन जो है वो Br माइनस में कन्वर्ट होता है ना। यहाँ बच्चों क्लोरीन जो है वो Cl माइनस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इन लोगों के जो एसआरपी है वो भी इससे ज़्यादा है, लाइक क्लोरीन का 1.36 के अराउंड होता है, और इसका भी बच्चों 1.03 लिख रही हूँ अप्रॉक्स, है ना। तो 0.77 से इनके क्या है, एसआरपी ज़्यादा है। तो दीज 3 सब्सटेंस कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयन इनटू फेरिक आयन, या फेरस को ऑक्सीडाइज कर लेंगे कौन कौन, तो हम लिखेंगे Ag, और कौन हो गया, तो हम कहेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन भी हो सकता है बच्चों, फ्लोरीन भी हो सकता है ना, ऑक्सीजन एटसेट्रा कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयन, क्लियर। लेकिन डेटा बच्चों आपको एग्जाम में गिवन होगा, है ना, विदाउट डेटा पॉसिबल नहीं कि आप इसको सॉल्व कर पाओ, क्लियर। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। तो बच्चों डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी कम होती है। अब कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, तो मैं कहूँगी नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। भाई 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने आयंस है, सो ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस ग्रेटर विल बी कंडक्टिविटी। लेकिन अगर तुमने पानी मिला दिया तो 1 लीटर का वॉल्यूम मान लो 2 लीटर कर दिया, तो आयंस बढ़ने की बजाय कम हो गए, है ना। तो आपको क्या बताना है, कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आयंस, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, पर लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। सो ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस, greater the number of ions greater will be conductance, ठीक है। अब आपको तो डाइल्यूशन का इफेक्ट बताना है, सो ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, तो बच्चों अगर आपने डाइल्यूशन बढ़ा दिया, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस इन पर लीटर सॉल्यूशन डिक्रीजेस, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस इन पर लीटर सॉल्यूशन डिक्रीजेस, इसलिए कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। So conductivity also decreases. Conductivity also decreases. Now, suggest 2 materials other than hydrogen that can be used as fuels in fuel cell. तो बच्चों एक फ्यूल सेल तो हमारे सिलेबस में था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, लेकिन ये कह रहा है हाइड्रोजन के अलावा कोई 2 और सब्सटेंस के नाम बताओ जिनको हम फ्यूल सेल में काम में ले सकते हैं।
तो बच्चों एज अ फ्यूल हम मीथेनॉल काम में ले सकते हैं, ठीक है, हम इथेनॉल भी यूज कर सकते हैं और अमोनिया भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दे कैन बी यूज्ड एज फ्यूल सेल, है ना। इनमें इन फ्यूल्स की एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो दीज आर द सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड इन फ्यूल सेल। नाउ हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ऑफ Mg+2 Mg। अब बच्चों सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने का कोई मेथड नहीं है ना, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली फाइंड करते हैं। कैसे, तो हम Mg इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देते हैं She स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल माइनस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। लेकिन She स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और उसका पोटेंशियल तो जीरो होता है। तो ओवरऑल जो आपका आंसर है, जो EMF है, दैट विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mg+2 Mg, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, बाय कनेक्टिंग मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड या मैग्नीशियम वायर ले लेते, ठीक है, बाय कनेक्टिंग मैग्नीशियम वायर विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड we can determine Mg+2 Mg, है ना। हम मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है वो फाइंड कर सकते हैं, मतलब हम एक सेल बना लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Mg तो ऊपर आता है, तो जो सेल बनेगा उसमें आपको मिलेगा E0 Mg Mg+2 और E0 H+H2, ठीक है। अब आपको क्लियर है कि H+H2 हो या H2H+ हो, है ना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होता है, तो हम कहेंगे जीरो होता है। तो जब ये चीज जीरो है बच्चों, तो E0 सेल विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 Mg Mg+2। तो बच्चों ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया, साइन चेंज कर देंगे तो हम फाइंड कर लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। नाउ कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टेक्ट विद द सॉल्यूशन हुज pH इज 10। तो आपको क्या करना है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड करना है और pH जो है वो 10 है। तो बच्चों H आयन कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू 10 to the power -pH, ठीक है। अब देखो, जब तक आपको बोला नहीं है कि भाई ऑक्सीडेशन निकालो या रिडक्शन पोटेंशियल निकालो, तब तक हम रिडक्शन पोटेंशियल ही फाइंड करेंगे, है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड जो है IUPAC SRP के अकॉर्डिंग ही सारे पोटेंशियल्स को देती है ना। तो हम सबके SRP निकालेंगे, अगर आपको बोला नहीं कौन सा पोटेंशियल निकालो। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, तो बच्चों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन अगर होगा तो रिएक्शन क्या होगी, तो हम कहेंगे ट्वाइस ऑफ H आयन प्लस ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई कर देंगे हम नर्न्स इक्वेशन, अप्लाइंग नर्न्स इक्वेशन। नाउ नर्न्स इक्वेशन क्या है बच्चों, तो नर्न्स इक्वेशन है E सेल इक्वल्स टू E0 सेल, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड -0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 log base 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो बच्चों प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस है, तो गैस के लिए हम प्रेशर कंसीडर करें, ठीक है। और रिएक्टेंट पे क्या है, H+ आयन का कंसंट्रेशन है, ठीक है, पावर 2, ओके। अब बच्चों गिवन नहीं है तो प्रेशर हम 1 atm 1 बार बांध के चलेंगे। नाउ H+ आयन की कंसंट्रेशन तो आपको दिया हुआ है, देखो pH 10 है, तो H आयन कंसंट्रेशन कितना हो गया, तो हम कहेंगे इट विल बी 10 to the power -10, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, सो विल फाइंड E सेल इक्वल्स टू E0 सेल तो 0 ही है, -0.591 डिवाइडेड बाय 2 log base 10 प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 और H आयन कंसंट्रेशन जो है दैट इज 10 to the power -10 पावर 2,
तो 10 टू द पावर -20 ऊपर आ जाएगा तो 10 टू द पावर 20, ठीक है। तो अब हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज ई सेल इक्वल्स टू -0.0591 डिवाइडेड बाय 2 log 10 टू द पावर 20। अब log में पावर आगे आ जाएगी तो 20 आगे आ जाएगा और log 10 कितना होता है, तो log 10 इज 1, ठीक है। तो अभी आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो ई सेल इक्वल्स टू -0.0591 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई विद 20 log 10 इज 1। नाउ 2 और 2 कैंसिल कर दो। अब आंसर तो आपका माइनस में ही है ना, तो माइनस ही रहेगा और 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो इट विल बी 0.591 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जब कंसंट्रेशन या पीएच की वैल्यू कितनी हो, तो पीएच आपका है 10। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नाउ कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो भाई ये रिएक्शन हो रही है निकल प्लस ट्वाइस Ag प्लस कंसंट्रेशन 0.002 गिव्स निकल प्लस 2 और कंसंट्रेशन है 0.160 प्लस 2 Ag और ये E0 सेल है बच्चों। तो अब हमें क्या करना है, तो पहले हमें नर्न्स इक्वेशन अप्लाई करनी है। सो नर्न्स इक्वेशन क्या है, सो E सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग बेस 10। नाउ प्रोडक्ट, तो बच्चों देखो प्रोडक्ट में आयन हमेशा इक्वस में होता है, सॉलिड को नहीं लेना, एक्टिव मास सॉलिड का कांस्टेंट रहता है, 1 यूनिट कंसीडर करते हैं। सो निकल प्लस 2, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में है बच्चों आपके पास निकल प्लस 2 अपॉन रिएक्टेंट में, तो निकल सॉलिड हो गया, Ag प्लस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो पावर 2 हो जाएगा बच्चों, तो Ag प्लस की पावर 2, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर सकते हो आप। सो ई सेल इक्वल्स टू E0 सेल है हमारे पास 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग बेस 10। नाउ निकल प्लस 2 का कंसंट्रेशन है बच्चों 0.160, तो चलो लिख देते हैं इसको 0.160 अपॉन Ag प्लस का कंसंट्रेशन है 0.002 का स्क्वायर, तो 0.002 मल्टीप्लाई विद 0.002। नाउ 3 पॉइंट तो कैंसिल कर दिए और 3 पॉइंट को मैंने लिख दिया 10 टू दी पावर 3, ठीक है। नाउ 16, 8 टू ज़ा 16 एंड 4 टू ज़ा 8। अब चलते हैं, तो 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग बेस 10, 4 इंटू 10 टू दी पावर 4 हो गया बस। तो बच्चों लॉग A इंटू बी तो हमने पढ़ रखा है ना, लॉग A इंटू बी कितना होता है, लॉग A प्लस लॉग B। सो लॉग A इंटू बी तो मैं कह दूंगी भाई लॉग 4 और लॉग 4 को भी लिख दूँ 2 की पावर 2 प्लस लॉग 10 टू दी पावर 4, तो पावर आगे आ जाएगी, सो इट विल बी 4 लॉग 10 बेस 10, ठीक है। अब क्या करें बच्चों, तो आगे चलते हैं इसमें। नाउ 1.05 एज इट इज रहने देते हैं, सो 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2। नाउ अगेन लॉग में पावर आगे आ जाएगी, लॉग 2 आपको पता है 0.3010, ठीक है बच्चों। ये इतना तो अपने क्लियर ही है कि log 2 की जो वैल्यू होती है दैट इज 0.3010। बस अब आगे चलो। सो 0.3010 मल्टीप्लाई विथ 2 और क्या है, तो अच्छा प्लस में है तो बच्चों +4, ठीक है, प्लस का 4 है यहाँ पे, है ना। तो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, चलो 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 और 0.3010 मतलब कितना हो गया, तो मैं कह दूँ 0.6020 और 4 ऐड करना है, सो इट विल बी
4.6020। ठीक है, तो 1.05 माइनस क्या करना है 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई विद 4.6020। अब इसको आगे तो आप सॉल्व कर लोगी, तो फाइनल आंसर जो आपका आना चाहिए बच्चों दैट विल बी 0.91 वोल्ट। ठीक है, तो आपसे ई सेल पूछा है इस कंसेंट्रेशन पे, है ना, ईएमएफ ऑफ द सेल पूछा है, तो हम कहेंगे इस कंसेंट्रेशन पे ईएमएफ जो होगा दैट विल बी 0.91 वोल्ट। नाउ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मीथेनॉइक एसिड इज 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बच्चों लैम्डा एम एट सी कंसेंट्रेशन, सी की वैल्यू दी आपको, ठीक है, तो सी कंसेंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टेंस है दैट इज 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नाउ कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी अल्फा कैलकुलेट करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के डिसोसिएशन भी कैलकुलेट करना है, गिवन दैट लैम्डा नॉट एच प्लस। ओके, तो लैम्डा नॉट एच प्लस कितना है, सो दिस इज 349.6। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और लैम्डा नॉट फॉर्मेट आयन ये जो वैल्यू है दैट इज 54.6। ओके, अब आपको चाहिए बच्चों मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इनफाइनाइट तो लिखा नहीं, जीरो लिखा है, तो बच्चों व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो डाइल्यूशन विल बी इन्फिनिटी, है ना, तो जीरो या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन ही होता है। तो हमने कोलराउस लॉ पढ़ा है कि फॉर्मिक एसिड की कंडक्टेंस फाइंड करनी है तो फॉर्मेट आयन की कंडक्टेंस और H प्लस की कंडक्टेंस को ऐड कर दीजिए। सो फॉर्मेट आयन की कंडक्टेंस है बच्चों 54.6 और H प्लस आयन की कंडक्टेंस जो है दैट इज 349.6। ठीक है, तो 349 और 0.4 इधर ले लिया तो 350। ठीक है, और 350 और 404 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 404.2। ठीक है, सो इसको ऐड करने से आएगा आपके पास 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये तो आ गया लैम्डा नॉट। नाउ स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। अभी अल्फा कैसे कैलकुलेट करते, तो बच्चों अल्फा होता है मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसेंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन है नहीं, तुम्हारे पास जीरो कंसेंट्रेशन है, तो वो एक ही बात है ना, तो आप यहाँ जीरो लिख दो। नाउ बच्चों सी कंसेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस कितनी है 46.1, तो हम यहाँ लिख देते हैं दिस इज 46.1 और जीरो कंसेंट्रेशन पे है 404.2। ठीक है, अब इन दोनों को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो जल्दी जल्दी डिवाइड करो। 46.1 डिवाइडेड बाय 404.1, सो दिस विल बी 0.114। ठीक है, अब बच्चों ये रेशियो है, सो इट विल बी यूनिटलेस, है ना, उसका यूनिट नहीं लिखना है आपको, ठीक है, वो रेशियो है। ओके, सो 0.114। नाउ स्टूडेंट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो देखो फॉर्मिक एसिड कैसे डिसोसिएट होगा, तो हम कहेंगे भी फॉर्मिक एसिड टूटेगा फॉर्मेट आयन और H प्लस आयन। सो टाइम जीरो पे ये 1 0 0, फिर 1 में से अगर अल्फा पार्ट डिसोसिएट होगा सो इट विल बी अल्फा एंड अल्फा। अब इन सबको C से मल्टीप्लाई कर दो, इफ कंसंट्रेशन इज C तो 1 माइनस अल्फा C देन अल्फा C एंड अल्फा C। नाउ डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है दैट इज प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। सो प्रोडक्ट में है बच्चों अल्फा C मल्टीप्लाई विद अल्फा C डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा C।
अभी सी सी कैंसिल हो गया। सो के डिसोसिएशन इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अभी अल्फा की वैल्यू तो है तुम्हारे पास 0.114। सो सॉल्व कर लो उसको। के डिसोसिएशन इक्वल्स टू 0.114 का स्क्वायर और कंसंट्रेशन तो बच्चों इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.025। सो 0.025 के डिसोसिएशन इक्वल्स टू 0.114 का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 0.025 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कितना है 0.114। ठीक है, आप चाहे तो 1 माइनस अल्फा को नेग्लिजिबल मान के भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 0.114 का स्क्वायर कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 0.025 से। सो फाइनल आंसर विल बी 3.67 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अल्फा और के। नाउ कंसिडर द रिएक्शन डाइक्रोमेट आयन, ओके, डाइक्रोमेट आयन प्लस 14H आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन gives twice of chromium plus 3 plus 7H2O। ठीक है, ये रिएक्शन है। What is the quantity of electricity in coulombs needed to reduce 1 mole of Cr2O7 minus 2? ठीक है, 1 मोल डाइक्रोमेट को रिड्यूस करने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? तो बच्चों अगर ये 1 मोल है ना, अगर डाइक्रोमेट आयन 1 मोल है तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए 6 मोल। ठीक है, हालांकि ये आपका फेराडे लॉ पे बेस्ड है ना। अब फेराडे लॉ 2021 के सिलेबस में नहीं है बट क्वेश्चन सिंपल है। तो बच्चों ये डाइक्रोमेट आयन 1 मोल, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 6 मोल। 6 मोल मतलब 1 मोल का चार्ज 1 फेराडे, 6 मोल का चार्ज कितना हो गया 6 फेराडे। नाउ स्टूडेंट्स 6 फेराडे मतलब 6 इंटू 96500 कूलम्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा 6 इंटू 96500 कूलम्स। ठीक है, सॉल्व आप कर लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉरी। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है। सारे आयंस के आपको या मेटल्स के आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं। अरेंज दीज मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो बच्चों रिड्यूसिंग पावर मतलब सामने वाले को रिड्यूस करना है। तो बच्चों सामने वाले मतलब इसके साथ इसके रेफरेंस में जो एलिमेंट आएगा उसको रिड्यूस करना है, तो सेल्फ ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। अब रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा किसी भी एलिमेंट का तो वो खुद रिड्यूस होगा ना, दूसरे को क्यों रिड्यूस करेगा। ठीक है, लेकिन हमें तो रिड्यूसिंग पावर बताना है। सो रिड्यूसिंग पावर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP। और ये सारी जो वैल्यूज है ना, देखो K प्लस K में कन्वर्ट हो रहा है तो बच्चों इसका रिडक्शन हो रहा है, Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये सारी वैल्यूज जो दी हुई है दे ऑल आर SRP। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रिड्यूसिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो लीस्ट SRP बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो माइनस में जितनी ज़्यादा वैल्यू रखोगे है ना, K प्लस K या ओनली K भी लिख सकते हो, तो माइनस में जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी मतलब SRP उतना ही कम है। तो फिर K के बाद क्या मिला, तो हम कहेंगे Mg प्लस 2Mg, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अब इसके बाद तो माइनस में हाँ क्रोमियम है तो क्रोमियम प्लस 2 क्रोमियम, और उसके बाद क्या है आपके पास, माइनस में तो कुछ भी नहीं है तो प्लस में लीस्ट वैल्यू देख लो, तो मरकरी प्लस 2 मरकरी, और उसके बाद है बच्चों आपके पास Ag प्लस Ag। ठीक है, तो SRP जितना कम रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज़्यादा, है ना। तो दीज आर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटल्स इन रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। ठीक है बच्चों, तो ये कंप्लीट होती है हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वर्कशीट। अब आप मुझे बताना आपकी तैयारी कैसे चल रही है, क्या आपको ये वर्कशीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और जितनी भी हमने पढ़ी है क्या आपको हेल्प कर रही है।
अब अच्छे नंबर आएंगे या नहीं, तो इन सारी बातों को आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।